आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हर्षाद अली। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी के बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की एक मैराथन क्लास हमने आपके साथ डिस्कस की है। उसमें हमने थ्योरी प्लस एमसीक्यूज कुछ कराए हैं और बाकी उसी मैराथन क्लास पर आधारित ये आज का हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट रहेगा। आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने इकोनॉमी की हमारी जो मैराथन क्लास है वो नहीं देखी है, आप उसको देख लीजिएगा। इसके अलावा पर्यावरण और राज्य व्यवस्था की मैराथन क्लासेस अपलोड की जा चुकी हैं, थ्योरी प्लस एमसीक्यूज की, तो उनको भी आप कंप्लीट करके यहाँ पर इन क्लासेस के माध्यम से क्वेश्चन का जो है आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है लाइक और शेयर कर दीजिएगा इसको। आज का पहला सवाल लेते हैं। सवाल है, अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी और अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के बीच के अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है, जबकि अर्थव्यवस्था उन आर्थिक गतिविधियों का वास्तविक ढांचा या प्रणाली होती है। किसी क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को करने के लिए जिन नियमों और कानूनों को बनाया जाता है उनका संग्रह हम अर्थशास्त्र में देखते हैं। अर्थात अर्थशास्त्र क्या है, एक तरीके से इन गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए नियम और सिद्धांत होते हैं। तो आधा कथन ठीक हुआ। अर्थशास्त्र, जब हम इन सिद्धांत और नियमों को किसी क्षेत्र में किसी देश में अप्लाई कर देते हैं तो वहाँ की अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो अर्थव्यवस्था जो है वो एक वास्तविक ढांचा है और अगर आप देखेंगे जो अर्थशास्त्र है वो एक सैद्धांतिक पक्ष है। तो पहला कथन ठीक हुआ। अर्थव्यवस्था प्रकृति में सैद्धांतिक थियोरेटिकल होती है, जबकि अर्थशास्त्र प्रकृति में व्यवहारिक होता है। तो ये रिवर्स दिया हुआ है, जबकि अर्थशास्त्र व्यवहारिक होता है, प्रैक्टिकल होता है, और अर्थशास्त्र जो है प्रकृति में अगर आप देखेंगे सैद्धांतिक है यानी थियोरेटिकल है। तो ये उल्टा दिया हुआ है, इसमें रिवर्स दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था एक अवधारणा है जिसे अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का उपयोग करके समझा जा सकता है। तो ये कथन भी अगर आप देखेंगे सही हुआ है। तो इसमें 1 और 3 कथन, पहला और तीसरा सही हुआ। सवाल अगला देखेंगे, अर्थव्यवस्था की परिभाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है जिसके द्वारा समाज अपने दुर्लभ संसाधनों का उपयोग करके वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वितरण, उपभोग करता है। देखिए, किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है, अर्थव्यवस्था में होता है कि किसी भी देश के जो संसाधन है, संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से किया जाए कि नागरिकों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ या कल्याण सुनिश्चित हो। और ये बात भी सही है। ये केवल धन के प्रबंधन और विनिमय से संबंधित है क्या अर्थव्यवस्था, और इसमें मानवीय व्यवहार का कोई अध्ययन नहीं है। देखो, ये धन और विनिमय के प्रबंधन के साथ साथ मानवीय व्यवहार का भी अध्ययन करता है। बाजार, मार्केट में मांग, आपूर्ति और मानव की आर्थिक गतिविधियों का भी अध्ययन इसमें होता है। तो इसमें दूसरा गलत हुआ। एक अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य लोगों की असीमित इच्छाओं को सीमित संसाधनों के साथ पूरा करना होता है। तो इसमें पहला और तीसरा कथन ठीक हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। आगे देखें, एडम स्मिथ के आर्थिक विचारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है और उनकी सबसे प्रसिद्ध किताब है द वेल्थ ऑफ नेशन। ये बात ठीक है। उन्होंने अदृश्य हाथ यानी इनविजिबल हैंड की एक कॉन्सेप्ट दी थी। इसके अनुसार मुक्त बाजार में व्यक्तिगत स्वार्थ अंततः सामूहिक भलाई को ही बढ़ावा देते हैं। दूसरा कथन भी ठीक है। उन्होंने सरकारी हस्तक्षेप को आर्थिक विकास के लिए आवश्यक माना है। व्यापार पर उच्च शुल्क लगाने का उन्होंने समर्थन किया। देखो, इन्होंने जो है सरकारी हस्तक्षेप को ये सही नहीं मानते थे। तो इसका ये थर्ड वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें पहला और दूसरा ही कथन सही हुए। आगे चलते हैं। विकासशील अर्थव्यवस्था, डेवलपिंग इकोनॉमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषता है कि निम्न प्रति व्यक्ति आय होती है, कम मानव विकास सूचकांक होता है, कृषि पर अधिक निर्भरता होती है। विकासशील जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं उनके ये विशेषताएं हैं। ये ठीक बात है। इन अर्थव्यवस्थाओं में उच्च स्तर का औद्योगिकरण होता है, उच्च तकनीकी बुनियादी ढांचा भी मौजूद होता है। देखो, जब कभी भी डेवलपिंग इकोनॉमी के बारे में पूछा जाएगा तो ध्यान रखना, वहाँ पर औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन तो होता है और वहाँ पर टेक्नोलॉजी भी होती है, लेकिन वो उच्च स्तर की नहीं होती है। वो अपने ट्रांजिशन फेज में ही होती है। अभी वो धीरे धीरे विकास कर ही रही होती है, अपने उच्च स्तर पर नहीं पहुँची होती है। लेकिन जो डेवलप्ड नेशन है, जो विकसित राष्ट्र हैं, वो वहाँ पर उच्च स्तर का औद्योगिकरण और उच्च स्तर की तकनीक और बुनियादी ढांचा वहाँ मौजूद होगा, जो आपके विकसित देश होंगे। ठीक है, विकासशील देशों में ये सब ट्रांजिशन फेज होता है, यानी कृषि से सीधे मतलब कृषि से धीरे धीरे एक तरीके से औद्योगिकरण और तकनीक की तरफ शिफ्ट हो ही रहा होता है। ये पहला
तो हमारा सही हो गया, दूसरा गलत हो गया। भारत को आमतौर पर एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, ये ठीक है। तो इसमें कथन 1 और 3 सही हुए, कथन 1 और 3 सही हुए। इंपॉर्टेंट सवाल है अगला, देखो सारे इंपॉर्टेंट है जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करेंगे। आगे देखिए, उत्पादन के संसाधनों फैक्टर और प्रोडक्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्पादन के मुख्य संसाधनों में 4 संसाधन हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमिता, ये सब शामिल हैं। ये बात ठीक है। फैक्टर प्रोडक्शन में 4 हैं, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योरशिप है। इसके अलावा कथन 2 देखिए, श्रम का अर्थ केवल शारीरिक कार्य से होता है, इसमें बौद्धिक प्रयास और प्रबंधन कौशल शामिल नहीं होते हैं। देखिए, जो श्रम होती है, जो लेबर होती है, आर्थिक गतिविधियों में लगे हुए लोग होते हैं या कर्मचारी होते हैं, तो वो उन श्रम का अर्थ केवल शारीरिक नहीं है, उसमें बौद्धिक और कौशल विकास भी शामिल होते हैं। तो इसमें इसका दूसरा गलत हो जाएगा। पूंजी से तात्पर्य केवल पैसे या वित्तीय संपत्ति से है, ना कि उत्पादन में उपयोग होने वाली मशीनों से है। तो देखो, पूंजी का अर्थ जो कैपिटल है, हमने आपको बताया था क्लास में भी, जो कैपिटल होती है, कैपिटल का अर्थ क्या होता है, पैसा यानी मनी, धन, और जो मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है, वो सब पूंजी में आती हैं। तो इसमें दूसरा भी गलत हो गया, केवल एक ही ठीक रहेगा। खुली अर्थव्यवस्था ओपन इकोनॉमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। एक खुली अर्थव्यवस्था वह होती है जो शेष विश्व के साथ में वस्तु, सेवा, पूंजी का आदान प्रदान करती है। ये बात बिल्कुल सही है। एक ओपन इकोनॉमी में बाकी देशों के साथ में व्यापार, ट्रेड, आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आदि, निवेश, ये सब चीज़ें होती हैं। इसमें आयात और निर्यात दोनों शामिल नहीं होते हैं। देखो, आयात और निर्यात दोनों शामिल होते हैं, तो ये गलत हो गया। खुली अर्थव्यवस्था में पूंजी का प्रवाह, कैपिटल फ्लो संभव नहीं होता है, केवल वस्तुओं का ही होता है। देखो, पूंजी का प्रवाह भी होता है उसमें और वस्तुओं का प्रवाह भी होता है, तो इसमें ये भी गलत हो गया। इसमें केवल एक ही सही रहेगा, ठीक है। सवाल अगला देखिए, एक बंद अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। एक बंद अर्थव्यवस्था वह है जिसका शेष विश्व के साथ कोई आर्थिक संपर्क नहीं होता, यानी कोई आयात निर्यात नहीं होता। ये कथन बिल्कुल ठीक रहा। ऐसी अर्थव्यवस्था में देश अपनी सभी आवश्यकताओं को स्वयं ही पूरा करता है और आत्मनिर्भर होने का लक्ष्य रखता है। देखो, जब एक बंद अर्थव्यवस्था है और किसी अन्य देश के साथ कोई व्यापार, आयात निर्यात होना नहीं है, तो खुद ही अपने देश में वो उत्पादन करेगा स्वयं, और जब खुद उत्पादन करेगा, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति खुद करेगा, तो उसी कहेंगे आत्मनिर्भर। ये भी ठीक हुआ। आधुनिक विश्व में बड़ी अर्थव्यवस्थाएं पूरी तरह से बंद अर्थव्यवस्थाएं हैं, ये गलत हुआ, क्योंकि आधुनिक विश्व में ज़्यादातर जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो खुली अर्थव्यवस्थाएं हैं। कथन 1 और 2 ही इसमें ठीक होंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। एक मिक्स्ड या मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों की भूमिका होती है। हाँ बिल्कुल, देखो, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों की अस्तित्व होता है। इसमें ये केवल पूंजीवादी सिद्धांतों पर आधारित होता है, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। तो देखो, केवल पूंजीवाद नहीं, पूंजीवादी सिद्धांत पर भी आधारित होता है और सरकार का हस्तक्षेप भी होता है, क्योंकि इसमें सरकारी और निजी स्वामित्व दोनों का ही मेलजोल से चलती है। जैसे भारत क्या है, एक अर्थव्यवस्था में अगर हम देखें, भारत क्या है, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इसमें दूसरा गलत हो गया, भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रमुख उदाहरण माना जाता है। तो इसमें पहला और तीसरा ही ठीक रहेंगे, पहला और तीसरा ही ठीक रहेंगे। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। प्राथमिक क्षेत्र में वे सभी आर्थिक गतिविधियां शामिल होती हैं जो सीधे प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण और दोहन से संबंधित हैं। हम जानते हैं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके हम जो उत्पादन या प्रोडक्शन करते हैं उसको हम जो है प्राथमिक क्षेत्र या प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, ये बात ठीक है। कृषि, वानिकी, खनन आदि, देखो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और ये माइनिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ क्या है, इकोनॉमी की हैं। ये मतलब किसकी, इकोनॉमी में प्राथमिक क्षेत्र की हैं। आधुनिक विकसित अर्थव्यवस्थाओं में प्राथमिक क्षेत्र में जो जीडीपी होती है उसका सबसे बड़ा योगदान होता है, नहीं, सबसे कम योगदान होता है, ठीक है। जितनी भी डेवलप्ड नेशन होंगे उसमें प्राथमिक क्षेत्र अर्थात कृषि का बहुत कम योगदान मिलेगा, उसमें औद्योगिकरण और यानी सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर का ज़्यादा योगदान होता है। गलत हो गया, तो पहला और दूसरा इसमें सही हुए। आगे चलिए, अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। द्वितीय क्षेत्र में वे सभी आर्थिक गतिविधियां शामिल हैं जो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल को तैयार उत्पादों में बदलती हैं। प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त जो हमारे पास कच्चे उत्पादन, जैसे प्राथमिक क्षेत्र में क्या है, कृषि हम करते हैं, कृषि से क्या है, फसल उत्पादन, फसल उत्पादन में हमने गेहूं
का उत्पादन किया, कपास का उत्पादन किया, गन्ने का उत्पादन किया। अब ये गन्ना, कपास, गेहूं, ये सब क्या है, ये कच्चे माल है। इन कच्चे मालों को अब जैसे गन्ने का उपयोग करके आप उसको चीनी बना देंगे, मशीन, गन्ने को अपने कच्चे माल के रूप में लिया और मतलब मशीन्स की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसको चीनी में बदल देना, एक नए उत्पाद में बदल देना, ये सेकेंडरी, द्वितीयक क्षेत्र है और इसको विनिर्माण भी कहते हैं। ठीक है, इसको विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं। ऐसे ही आप समझ सकते हैं जैसे आलू क्या है, प्राथमिक क्षेत्र आलू का उत्पादन, भाई फसल से आपने जो है कृषि से आलू का उत्पादन किया खेतों से, और उस आलू का यूज़ करके जब हम चिप्स में उसको बदल देते हैं तो चिप्स क्या है, या चिप्स में जो बदला है तो इस कौन सी क्रिया के फलस्वरूप बदला, मैन्युफैक्चरिंग के, अर्थात ये सेकेंडरी क्षेत्र के अकॉर्डिंग हुआ है। तो इसमें पहला ठीक हुआ। विनिर्माण और निर्माण और ऊर्जा उत्पादन ये इसके उदाहरण होंगे, बिल्कुल ठीक है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में विकसित अर्थव्यवस्थाओं में द्वितीयक क्षेत्र का जीडीपी में योगदान नगण्य नहीं होता, अधिक होता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, काफ़ी योगदान होता है इसका। 1 और 3 ही ठीक रहेंगे, 1 और 3 ही ठीक रहेंगे इसमें। सॉरी, अच्छा, ये हमने थोड़ा गलत टिक कर दिया है, नगण्य होता है तो ये गलत है, यहाँ गलत लिखना चाहिए, और ये पहला और दूसरा हमारे सही हो जाते हैं। चलिए आगे देखिए, अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र टर्शरी सेक्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तृतीय क्षेत्र में वे सभी आर्थिक गतिविधियां शामिल होती हैं जो वस्तुओं का उत्पादन करने के बजाय सेवाएं प्रदान करती हैं। अच्छा, जो प्राथमिक क्षेत्र में हमने कृषि की क्रियाएं कर रहे हैं और द्वितीय क्षेत्र में क्या है, उद्योग हैं, फैक्ट्री हैं, वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, प्राथमिक क्षेत्र से कच्चे माल का यूज़ करके हम नए उत्पाद बना रहे हैं द्वितीय क्षेत्र में। तो प्राथमिक क्षेत्र भाई खेत आदि हैं, खेत में आलू का उत्पादन किया, खेतों से उस उद्योग तक, उस शहर तक जहाँ पर वो उद्योग स्थापित है, उसको ले जाने का कार्य कौन करेगा, परिवहन। ठीक है, परिवहन के माध्यम से। तो परिवहन क्या है, एक तरीके की सेवा है। तो जैसे परिवहन, बीमा, शिक्षा, ये सेवाएं, ये सब टर्शरी सेक्टर में आती हैं, सब सेवा क्षेत्र है। तो प्राथमिक क्षेत्र को हम बोलते हैं कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र को बोलते हैं औद्योगिक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र को बोलते हैं सेवा क्षेत्र। पहला और दूसरा ठीक हुए। आधुनिक विकसित अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का घरेलू उत्पाद में सबसे कम योगदान, गलत, सबसे अधिक योगदान होता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, पहला और दूसरा ही ठीक होंगे। आज का अंतिम प्रश्न कर लेते हैं, छोटी सी क्लास हमने रखी है ये, तो इसमें लगभग हमने 3 स्टेटमेंट्स के साथ इनको लिया है, और 3 स्टेटमेंट के साथ लेने का मतलब 36 क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट अपने आप में क्वेश्चन ही है। अर्थव्यवस्था के तीनों प्रमुख क्षेत्र प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का सीधा निष्कर्षण कृषि जैसी गतिविधियों से होता है, ये ठीक है यहाँ तक। जबकि द्वितीय क्षेत्र में इन संसाधनों का विनिर्माण के माध्यम से तैयार उत्पादों में परिवर्तन होता है, बिल्कुल ठीक हुआ। तृतीय क्षेत्रों में उत्पादन के बजाय सेवाओं के प्रावधान पर केंद्रित है, और यह आधुनिक विकसित अर्थव्यवस्थाओं का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र भी है, ये भी ठीक है। आमतौर पर जैसे जैसे कोई अर्थव्यवस्था विकसित होती है उसका ध्यान प्राथमिक क्षेत्र से हटकर द्वितीय क्षेत्र और फिर तृतीय क्षेत्र की ओर बढ़ता है, ये तीनों कथन बिल्कुल ठीक हैं। तो हमने यहाँ पर शुरुआत में जो परिचय अर्थव्यवस्था का देखा था, उन पर आधारित कुछ ये हमने क्वेश्चंस लिए हैं जो आपको यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर वाइज हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक और शेयर आप लोग कर दीजिएगा। चलिए, और फिर से कह रहे हैं, जिन्होंने आपने मैराथन नहीं देखी है थ्योरी की, हमारी पर्यावरण की, राज्य व्यवस्था की, और साथ ही एक और हमने की है अर्थव्यवस्था की, इन तीनों मैराथन को देख लीजिएगा। देखिए, हम जो है 3-3, 4-4 घंटे की जो मैराथन है उनको एक दिन का समय लग जाता है रिकॉर्ड करने में, फिर इनको एडिटिंग वगैरह का बहुत समय लेते हैं, इसमें कम से कम 10-12 घंटे उसमें आराम से इजीली चले जाते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने उन सेशंस को नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाए गए सेशंस हैं सारे के सारे, जो बहुत आपको ईजी कर देंगे आपके कॉन्सेप्ट को समझना, सवाल को समझना। ठीक है, तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको देखो उसी पैटर्न के सवाल यहाँ पूछे जाएँ जो परीक्षा में जिस प्रकार से आ रहे हैं, 2-2, 3 दिन कथन वाले प्रश्न। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।